ओके, तो बेसिकली बेटा अब तक हमने क्या पढ़ा, हमने बेसिक ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ा। हमने एक रेडिएशन का पार्टिकल एस्पेक्ट देखा, जिसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन, पेयर एनिलेशन जैसी चीजें हमने सीखी। उसके बाद बेटा हमने जो है एक पार्टिकल का वेव एस्पेक्ट देखा, जहाँ डी ब्रॉगली ने जो कॉन्सेप्ट दिया था, डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात की, ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी की बात की, उनकी रिलेशंस की बात की, और उन पे किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, हमने उन क्वेश्चंस की बात की। अब इस टॉपिक में एक क्वेश्चन, एक टॉपिक और बचता है इस चैप्टर में, जिसका नाम है हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। लेकिन हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को अगर मैं इस समय करवाऊंगा तो आपको जस्ट बस मैं उसके बारे में बता पाऊंगा, वो ये नहीं बता पाऊंगा कि एग्जैक्टली उस जो डेरिवेशन है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स इज, कई बार लिखा जाता है ग्रेटर देन एच कट, कई बार लिखा जाता है ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाई 2। ठीक है, तो उसका मीनिंग कैसे आपको समझ में आएगा, वो आपको तभी आ पाएगा जब आप एक बार थोड़ा वेव फंक्शन के बारे में जान लोगे, और वेव फंक्शन में एक्सपेक्टेशन वैल्यूज, एक्सपेक्टेशंस, आपके जो है एनर्जी, एक्सपेक्टेशन, मोमेंटम, ये चीजें निकालना सीख जाओगे तो आप उसको ज्यादा रिलेट कर पाओगे। तो मैं पहले थोड़ा सा आपको वेव फंक्शन के बारे में बताऊंगा, एक्सपेक्टेशंस वैल्यू तक निकालना बताऊंगा, उसके बाद बेटा हम कहाँ आएंगे, उसके बाद हम आएंगे किस पर, आपका हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये समझ लो कि हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जिसकी एक अलग से क्लास लगेगी, वो आपका तभी हो पाएगा जब आपको ये चीजें आ जाएंगी। इसीलिए मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करता हूँ, आपको भी कोई जगह छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही इस चैप्टर के बीच में जहाँ पर हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का यूज होगा, मैं उसको वहां पर ले आऊँ। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ बेटा, मैं नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करता हूँ आज से। द कॉन्सेप्ट ऑफ वेव फंक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा। अब तक जो आपने पढ़ा है, मैं कल भी लास्ट क्लास में भी आपके पास है, और कल भी ग्रुप पे एक मैसेज भेजा था, मैंने दिखाया था किस तरीके से CSIR 2018 में भी 2019 में भी ग्रुप वेलोसिटी पे क्वेश्चन आया है। ठीक है ना, तो नेट में ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी से काफी क्वेश्चन आते हैं, तो आप उसको अच्छे से करें बेटा। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ वेव फंक्शन। इस पूरे चैप्टर का नाम आप कॉन्सेप्ट ऑफ वेव फंक्शन रख सकते हो। इसमें वेव फंक्शन क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, ठीक है, इनके बारे में पढ़े। या बेटा इस चैप्टर का एक नाम और भी डाल सकते हैं, पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम फिजिक्स या मैकेनिक्स। इस चैप्टर का नाम आप पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स भी रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम पूरा वेव फंक्शन के बारे में, क्या होता है वेव फंक्शन, किस तरीके से सारा काम हम पढ़ेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ बेटा। एक्चुअली इस पूरी क्वांटम मैकेनिक्स का जो ये कॉन्सेप्ट ऑफ वेव फंक्शन वाला पार्ट है, ये 5 या 6 पोस्टुलेट मैं आपको करवाऊंगा, और 6 पोस्टुलेट होते ही ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट चीज है बेटा। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पोस्टुलेट नंबर 1। पोस्टुलेट 1 अच्छे से बेटा इस चैप्टर को करेंगे, एक एक मतलब समझने का है सारा। बेटा क्लासिकल मैकेनिक्स में आप एक चीज जानते हो, क्लासिकल मैकेनिक्स में आप बहुत अच्छे से एक चीज जानते हो, क्या, द स्टेट ऑफ द सिस्टम। स्टेट का मतलब क्या होता है बेटा, अवस्था, सिस्टम की अवस्था के बारे में। द स्टेट ऑफ द सिस्टम is determined by position vector। पोजीशन वेक्टर, किसी भी पार्टिकल की अगर अवस्था आपको निकालनी है तो वी नीड ए पोजीशन वेक्टर। कैसे बेटा, बिकॉज इफ वी हैव द पोजीशन वेक्टर, सपोज पोजीशन वेक्टर आपके पास है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है बेटा, जो किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को बताए। सो दिस इज RT। ये क्या बता रहा है बेटा, पोजीशन ऑफ पार्टिकल बता रहा है एट एनी टाइम T।
ये पोजीशन वेक्टर हो गया, ठीक है। जैसे कि मान लो ये आपका रेफरेंस था, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, और यहाँ कोई पार्टिकल आपके पास है, तो इस पार्टिकल की जो पोजीशन है उसको क्लासिकली हम बता सकते हैं एक पोजीशन वेक्टर से, जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं बेटा, दिस थिंग, ओके। तो ये हमें पोजीशन वेक्टर किसी भी पार्टिकल का जो है वो उसकी अवस्था बताता है कि वो एग्जैक्टली कहाँ है। क्लासिकल मैकेनिक्स की बात कर रहा हूं, ओके। बिकॉज इफ वी हैव द पोजीशन वेक्टर, अगर मेरे पास पोजीशन वेक्टर आ गया तो मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूं। कैसे बेटा, वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हो? वी ऑल नो दैट वेलोसिटी इज dr/dt। तो आपने सिंपली क्या निकाल दिया बेटा, वेलोसिटी निकाल दिया। तो पोजीशन वेक्टर होने के साथ साथ हम उसकी इजीली वेलोसिटी निकाल सकते हैं, हम उसका मोमेंटम निकाल सकते हैं अगर चाहें तो। मोमेंटम क्या होता है हमारा, p, और जो मास इनटू वेलोसिटी। लो बेटा, अगर वेलोसिटी आ गई तो मोमेंटम निकल के आ जाएगा। अगर मोमेंटम निकल के आ गया तो हम ये भी निकाल सकते हैं कि सिस्टम पर कितना फोर्स लग रहा है। कैसे? फोर्स आपको अच्छे से फोर्स का फॉर्मूला याद होगा, फोर्स इज इक्वल टू न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, dp बाई dt। लो बेटा, फोर्स निकाल दिया। फोर्स अगर पता है तो आप सिंपली बेटा पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो। कैसे? पोटेंशियल एनर्जी होती है बेटा माइनस ऑफ इंटीग्रेशन f डॉट dr। जो क्लासिकल मैकेनिक्स में बेटा आप अक्सर पढ़ते होंगे, द पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस f डॉट dr, ये होता है एक्सप्रेशन। अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी पता है, वैसे बेटा इसकी काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं हम। काइनेटिक एनर्जी कैसे बेटा, हम अच्छी तरीके से जानते हैं काइनेटिक एनर्जी हमारी होती है p²/2m नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए, तो बेटा ये सारी चीजें हम निकाल पाए। और अगर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आ गई तो टोटल एनर्जी भी हम निकाल सकते हैं। टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मींस अगर आपको एक चीज पता है, क्या, द पोजीशन वेक्टर। अगर आपको सिर्फ पोजीशन वेक्टर पता है तो हम उस सिस्टम के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स ये कहती है, क्लासिकल मैकेनिक्स ये कहती है कि सिस्टम की अवस्था के बारे में, स्टेट के बारे में पोजीशन वेक्टर बताएगा। और पोजीशन, वंस वी गेट द पोजीशन वेक्टर, हमें बेटा हर चीज बेटा पता लग जाएगा। सिस्टम की वेलोसिटी क्या है, मोमेंटम क्या है, फोर्स क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी क्या है। एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम इज डिटरमाइंड। क्लियर? बताओ बेटा ये चीज समझ में आई या नहीं आई, ये बताओ पहले। हाँ जी। इन द सिमिलर वे क्वांटम मैकेनिक्स में फिर स्टेट को कौन बताएगा? तो अब बात आती है क्वांटम मैकेनिक्स की। सो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर पहला पोस्टुलेट बेटा यही तो है, क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो अवस्था के बारे में बताएगा, द स्टेट ऑफ द क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम, क्वांटम मैकेनिकल system is determined by wave function। जिसको जर्नली बेटा हम किससे डिनोट करेंगे, साइज, है ना। ये क्या है बेटा, SHI, जिसको हम क्या कहते हैं, साई। क्लियर बेटा? बताओ पहली बात समझ में आई नहीं आई? बेटा क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो पोजीशन
हम नहीं बता सकते, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में बेटा पार्टिकल इतना छोटा होता है कि हम उसकी पोजीशन को डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो उस समय जो स्टेट बताएगा वो कौन बताएगा बेटा? साई। क्लियर? जिसको हम साई कहते हैं। जनरली बेटा ये जो साई है ये किस किस चीज का फंक्शन होगा बेटा? ये एक्स का भी फंक्शन हो सकता है, वाई का भी फंक्शन हो सकता है, जेड का भी फंक्शन हो सकता है, टाइम का भी फंक्शन हो सकता है। इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं। साई ऐसा भी हो सकता है बेटा, आर का फंक्शन हो, थीटा का फंक्शन हो, फाई का फंक्शन हो। ऐसा भी हो सकता है बेटा साई मोमेंटम का फंक्शन हो, पी वाई का फंक्शन हो, पी जेड का फंक्शन हो, टाइम का फंक्शन हो। ऐसा भी हो सकता है सिर्फ साई आर और टी का फंक्शन हो। ऐसा भी हो सकता है सिर्फ साई पी और टी का फंक्शन हो। ठीक है, तो साई की अलग अलग फॉर्म होती है। तो वो बेटा मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि किसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमें इतना ही पढ़ना है कि क्वांटम मैकेनिक्स में सिस्टम की जो अवस्था के बारे में बताएगा, स्टेट के बारे में बताएगा, वो कौन बताएगा बेटा? बोलो जल्दी से। वेव फंक्शन, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? साई से डिनोट करते हैं। और बेटा ये साई किसका फंक्शन हो सकता है? बोलो जल्दी से। एक्स का भी हो सकता है, वाई का भी हो सकता है, जेड का भी हो सकता है, आर का, थीटा, फाई का भी हो सकता है, मोमेंटम का भी हो सकता है ना। हमने सिर्फ अब तक थोड़ा सा ये पढ़ा है, सिर्फ पोजीशन का हमने जो है वो लिया है। अब तक हमने उसका नहीं लिया है, इसको हमेशा हम पोजीशन का लिया है, मोमेंटम का लेके कभी मैंने बताया नहीं है। तो मोमेंटम का भी होता है बेटा, ठीक है। अब वो मोमेंटम का क्या मतलब बताता है वो मैं आपको बताऊंगा। एक बच्चे ने बताया मेरे को कि जो साई की स्पेलिंग आएगी वो PSI आएगी। ऐसा कर लो बेटा, है ना, समझने का अर्थ समझ लो बस। तो क्वांटम मैकेनिक्स में जो स्टेट है, जो अवस्था है, उसके बारे में कौन बताएगा बेटा? साई। अब ये साई है क्या, है ना, इस साई का मतलब क्या निकलता है और इस साई से मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन निकलती है? बेटा एक बात तो कंफर्म है, क्या? कि जो स्टेट ऑफ द सिस्टम होती है, जैसे क्लासिकल में पोजीशन वेक्टर था, तो बेटा उससे हम सारी इंफॉर्मेशन निकल जाती है। इन द सिमिलर वे बेटा क्वांटम मैकेनिक्स में भी जो अगर साई को आप स्टेट कह रहे हो, तो इससे हमारी सारी की सारी सिस्टम की इंफॉर्मेशन निकलनी चाहिए। मतलब साई गिव्स ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम। ओके, अब मैं साई की डेफिनेशन पे चलता हूं बेटा। तो साई क्या है बेसिकली, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं सिर्फ, साई इज ए मैथमेटिकल, एक मैथमेटिकल फंक्शन। मैथमेटिकल फंक्शन होगा, आइदर बेटा ये कॉम्प्लेक्स हो सकता है, जनरली ये कॉम्प्लेक्स ही होता है। कॉम्प्लेक्स मतलब जिसका कुछ रियल पार्ट भी हो और कुछ क्या हो बेटा, इमेजिनरी पार्ट भी हो। ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स कहते हैं। दैट रिप्रेजेंट, तो क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? दैट रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ a quantum mechanical system and contain, और जो रखता है all the valuable information regarding the system, सिस्टम की सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मीन्स सिस्टम का हर इंफॉर्मेशन, हर एनर्जी, वेलोसिटी, मोमेंटम, सब कुछ उस सिस्टम का हम साई से निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, साई एक मैथमेटिकल फंक्शन है जो कॉम्प्लेक्स होगा। कॉम्प्लेक्स मतलब जिसका कुछ रियल पार्ट हो। मैं बता देता हूँ कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब होता है। अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z,
तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है बेटा? रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ऐसे कॉम्प्लेक्स फंक्शन होते हैं बेटा, जैसे एफ जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा एफ ऑफ एक्स वाई, या फिर एफ ले लिया तो जी ले लो, जी ऑफ एक्स। मतलब जिसमें कुछ रियल पार्ट हो और कुछ इमेजिनरी पार्ट हो, ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं बेटा? कॉम्प्लेक्स फंक्शन कहते हैं, कॉम्प्लेक्स फंक्शन कहते हैं। जिसका कुछ रियल पार्ट है और कुछ क्या है? इमेजिनरी पार्ट है, उसको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो जेड जो आपका साई है वेव फंक्शन, वो भी आपका एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन। अब यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ बेटा आपको, अगर जेड हमारे पास कॉम्प्लेक्स है एक्स प्लस आइटा वाई, तो बेटा इसका जेड बार मतलब होता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, वो क्या होगा बेटा? कोई बच्चा बताएगा? एक्स माइनस आइटा वाई। बेटा इसको जेड बार भी लिख देते हैं, कई बार इसको जेड स्टार से भी लिख देते हैं, है ना। तो जेड बार लिख दो, तो क्या लिख दो बेटा? जेड स्टार लिख दो। ये क्या होता है? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यूज करेंगे बेटा इन कॉन्सेप्ट का, इसीलिए बेटा मैं आपको ये अच्छे से पहले ही बताया था, ठीक है ना। जेड अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आइटा वाई, तो उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा बेटा? एक्स माइनस आइटा वाई होगा, ठीक है। और ले लो बेटा इसके बारे में, इसको आप ब्रैकेट में बंद कर देना अच्छे से। अगर बेटा मैं जेड इंटू जेड बार करूं, तो कोई बच्चा बता सकता है क्या होगा? बताओ बेटा, जेड प्लस जेड बार क्या बनेगा? एक्स प्लस आइटा वाई और एक्स माइनस आइटा वाई, और आप एक बार x प्लस आइटा वाई और x माइनस आइटा वाई को सोल्व करना, क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यस, एक्स स्क्वायर प्लस या माइनस बेटा बताना? प्लस वाई स्क्वायर, बिल्कुल बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। या बेटा आप इसको ये भी कह सकते हो कि ये क्या आ गया? ये z का मॉडुलस का स्क्वायर आ गया। क्या आ गया बेटा? z का मोड का स्क्वायर, क्योंकि z का मोड क्या होता है बेटा? अगर हमारे पास, मैं इधर लिख देता हूँ खुले में, कोई दिक्कत नहीं है। z हमारे पास अगर x प्लस आइटा वाई है, तो z का मोड क्या होता है बेटा? अंडर द रूट रियल पार्ट का स्क्वायर, दैट इज द एक्स स्क्वायर, प्लस इमेजिनरी पार्ट, दैट इज द वाई स्क्वायर। ये होता है बेटा z का मोड। तो बताना z का मोड का स्क्वायर किसके बराबर आ गया? बोलो बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अब अगर मैं बात करूं z इंटू जेड बार, तो क्या हो गया बेटा? ये x प्लस आइटा वाई इंटू एक्स माइनस आइटा वाई, ये सोल्व होकर कितना आया था आपका? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो जेड बार का स्क्वायर होता है। इसका मतलब इन फ्यूचर कभी भी मैं जेड इंटू इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैं उसको जेड के मोड के स्क्वायर के बराबर लिख सकता हूं। ये बेटा मैंने एक आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी, जो मैं ये सर्कल में बना रहा हूं, आप भी इस तरीके से एक बॉक्स में रख लेना इसको, ठीक है ना। एक बॉक्स के अंदर रख लो आप जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने दी। इसको इन फ्यूचर बेटा मैं जब भी यूज करना चाहूंगा, मैं इसको यूज करूंगा, ठीक है ना। क्लियर बेटा? यस सर। किसी बच्चे को कुछ भी समझ में ना आए तो वो बच्चा मेरे से पूछेगा, है ना, मैं दोबारा बता दूंगा, कोई हमें जल्दी नहीं है, चीजें समझो बस आप। अब देखो बेटा, और छोटी सी बात बता देता हूँ, ये सिर्फ z के लिए वैल्यूएबल नहीं है, ये वेव फंक्शन के लिए भी है। अगर इन फ्यूचर मुझे साई इंटू साई स्टार मतलब बेटा साई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मिला, तो मैं उसको लिख सकता हूँ साई का मोड का स्क्वायर। तो क्या लिख सकता हूँ? साई के मोड के स्क्वायर के बराबर लिख सकता हूँ। इन फ्यूचर बेटा यूज होगा इस चीज को, इसीलिए मैंने इसको पहले ही आपको बता दिया। तो ये एक नोट डाल के बेटा आप इस इंपोर्टेंट बात को हमेशा के लिए याद रखना। कुछ नोट मैंने आपको लिखवाया था,
ठीक है बेटा, बोलो क्लियर। यस सर। तो बेटा हमने थोड़ी सी इतना बात कर ली। अब बेटा फर्स्ट पोस्टुलेट क्या बताया मैंने, दोबारा बताओ। फर्स्ट पोस्टुलेट कि सिस्टम की जो अवस्था के बारे में बताएगा वो कौन बताएगा, वेव फंक्शन साई। ये फर्स्ट क्वांटम पोस्टुलेट था। और साई बेटा क्या होता है, एक मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है जो पूरे सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है और जो सारे सिस्टम की इंफॉर्मेशन को रखता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, साई। क्लियर, ओके, यस सर। क्लियर। अब देखिएगा और हम साई के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक अगर आप लिख लिया हो तो मैं आगे मूव करता हूँ। लिख लिया बेटा? यस सर, लिख लिया। ओके, अब देखो बेटा, अगर आपको सिर्फ कोई कह दे साइज दिस, अगर कोई क्वेश्चन में, ये भी एक अच्छा पॉइंट एक बार मैं आपको, कि साई अगर दे दे, सिर्फ साई है ना, तो साई है, अगर अकेला साई, साई itself have not physical meaning, अगर कोई कहते साइज दिस, तो बेटा साई से फिजिकली हम कोई कुछ इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाते, साई के साथ कुछ जुड़ता है और फिर मुझे वहां से इंफॉर्मेशन निकालते। तो साई इटसेल्फ है नो फिजिकल मीनिंग या नॉट फिजिकल मीनिंग। ठीक है बेटा, क्लियर। बट इट कंटेन all the information about the system, साई का खुद का कोई मीनिंग नहीं है। अगर मैं साई आपको दे दूं तो साई खुद का कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। आप नहीं बता सकते साई को देखकर कि क्या कहते हो कि ये क्या बताना चाह रहा है, लेकिन साई के साथ चीजें जुड़ेंगी, ऑपरेटर जुड़ेंगी और उससे बेटा हमारी सारी चीजें निकल कर आ जाएंगी। तो साई की अकेली का कोई मीनिंग नहीं। साई अकेला क्या देता है, मैं आपको सिर्फ ये बताता हूं। साई सिर्फ ये बताएगा कि इफ साई इज 0, अगर कोई ये कहते कि साई की वैल्यू 0, इसका मतलब पार्टिकल नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल है ही नहीं, पार्टिकल नॉट एग्जिस्ट। और अगर साई आपका नॉन जीरो है तो सिर्फ इतना पता लगता है कि पार्टिकल एग्जिस्ट इन द सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर पार्टिकल बस है, सिर्फ इतना पता लगा बेटा कि पार्टिकल है बस, और कुछ भी नहीं पता लगा कहाँ है, ठीक है, उसकी एनर्जी क्या है, मेरे को कुछ भी बेटा नहीं पता लगा। मुझे सिर्फ इतना पता लगा है कि साई अगर नॉन जीरो तो पार्टिकल है, और साई 0 मतलब पार्टिकल सिस्टम में नहीं, नॉट एग्जिस्ट इन द सिस्टम लिख लो और अच्छा लगेगा, इन द सिस्टम। तो आई थिंक आपको ये बात भी क्लियर हो जानी चाहिए कि साई इटसेल्फ हैव नॉट फिजिकल मीनिंग, खुद से कोई इसका मीनिंग नहीं, बट ये सारी इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है। साई का मीनिंग क्यों नहीं है बेटा, साई की वैल्यू अगर 0 है, अब अगर मीनिंग नहीं है तो बेटा इसके कुछ भी नहीं पता लगता, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन पता लगता है। क्या, साई अगर कभी 0 है मतलब पार्टिकल नहीं है, साई नॉन जीरो है मतलब पार्टिकल वहां है, बस इतना सा पता लगता है साई से। क्लियर बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया बेटा, बोलो हाँ जी। यस सर। अब बेटा अगर साई से हमें कुछ नहीं पता लगा तो किससे पता लगेगा? अब ध्यान से सुनना जो मैं कहूंगा। साई और किसका फंक्शन, सपोज करो ये फंक्शन है बेटा एक्स का और टी का। समझना, आज अगर आपको ये मीनिंग समझ में आ गई ना सारी चीजें बेटा, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। का मोड का स्क्वायर अगर आपको दे दिया जाए,
तो बेटा इसका मीनिंग है, एक बहुत खूबसूरत मीनिंग है बेटा इसका। अगर आपको कभी साई एक्सटी के मोड का स्केल दे दिया जाए तो इसका मीनिंग निकलता है, अकेले साई का मीनिंग नहीं है, लेकिन बेटा इसका मीनिंग है। अब इसका क्या मीनिंग है, ये किस लिए यूज होता है, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। इसका मीनिंग है बेटा, इट गिव्स पोजीशन प्रोबेबिलिटी, पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। इट गिव्स पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है बेटा। अब पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होता है, कोई आपसे पूछ ले तो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ finding the particle at a particular position at time t is called position probability density। मतलब बेटा समझने की कोशिश करो कि ये आपके पास मान लो कोई सिस्टम है, और इस सिस्टम के अंदर मैं ये पर्टिकुलर पोजीशन लेता हूं x। इस x पोजीशन पर t टाइम के ऊपर पार्टिकल की पाने की कितनी संभावनाएं हैं, वो मुझे क्या बताएगी, पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताएगी। बोलो बेटा समझ में आया? पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या बताएगी बेटा, दोबारा बताना। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट ए पर्टिकुलर पोजीशन x एट टाइम t। ठीक है, वो मुझे क्या बताएगा, पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताएगी। तो साई की खुद की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन साई का मोड के स्क्वायर की बेटा सिग्निफिकेंस है, और वो क्या है, पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। अगर बेटा मैं आपको ये दे दूं, अब आप खुद बताओगे बेटा इसका क्या मतलब है, साई आर टी। बोलो बेटा, आर मतलब क्या हो गया, सिर्फ आपका आर के अंदर क्या समा गया बेटा, एक्स वाई पोजीशन जेड। वेक्टर। एक्स वाई जेड तीनों आ गए, है ना। इसका मतलब क्या है तो ये पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, या हम इसको दूसरा नाम क्या कह सकते हैं बेटा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल at particular position r पोजीशन पर at a time t, यहां पर्टिकुलर पोजीशन क्या थी बेटा, x की। मतलब एक सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर कोई पर्टिकुलर पोजीशन r है, टाइम t है, तो इस पॉइंट पर पाने की संभावनाएं कितनी है उसको हम क्या कहेंगे बेटा, पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहेंगे। क्लियर बेटा। देखो क्वांटम मैकेनिक्स में आप अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे बेटा ये पढ़ोगे भी, हम क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते, आप एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते। इसीलिए बेटा हमने कहा कि क्वांटम मैकेनिक्स में आपका जो स्टेट ऑफ द सिस्टम है वो पोजीशन नहीं है। पोजीशन किसमें है बेटा, स्टेट ऑफ द सिस्टम, क्लासिकल मैकेनिक्स में, क्योंकि वहां पर आप एग्जैक्ट पोजीशन बता देते हो। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में आप एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता पाते, इसीलिए आपका पोजीशन वेक्टर जो है स्टेट नहीं है। स्टेट कौन है, वेव फंक्शन है। अब उस वेव फंक्शन से इंफॉर्मेशन क्या निकलती है कि वेव फंक्शन खुद तो कुछ नहीं बताता, लेकिन उसका मोड का स्केल हमें क्या बता देता है, पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, या प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट पर्टिकुलर पोजीशन x एट टाइम t, ये हमें बताता है साई एक्स टी। दिस इज द इंपोर्टेंट बेटा कि अंदर क्या लिख रहे हैं, ये बहुत इंपोर्टेंट चीज है कि हम इस ब्रैकेट के अंदर क्या लिख रहे हैं। ठीक है ना, अंदर आप एक्स टी लिख रहे हो, अंदर आप आर टी लिख रहे हो। क्लियर, ये बात यहां तक आपको क्लियर होगी बेटा, बोलो।
हाँ जी, अरे यहां तक आ गया समझ में? यस सर। अब हम बात करते Yes, हैं, sir. आपसे मैं एक सवाल और करता हूं कि ये हमें क्या बता रहा है? साई पिट्टी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बच्चों को यही कंफ्यूजन रहता है, पूरी क्वांटम पढ़ लेते हैं और ये समझ में नहीं आता कि ये क्या है। तो बताएगा ये बच्चे क्या है, ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? बताओ शाबाश, कोई ऐसे आइडिया लगाओ क्या सिग्निफाई कर रहा है? है कोई आइडिया बेटा? सर कोई हाँ बोलो बोलो कोई शाबाश। सर कोई भी पार्टिकल पर्टिकुलर टाइम पे किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। हाँ, किस मोमेंटम के साथ होगा, है ना? बी इज द मोमेंटम भी है। अब देख लो, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो बेटा एक्सटी आरटी था तो वो पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहलाता था। अगर कभी पीटी नजर आ जाए किसी क्वेश्चन में तो ये होता है मोमेंटम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। मोमेंटम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, मोमेंटम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, या दूसरा मीनिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ finding the particle having momentum p at time t। कि p मोमेंटम, किसी पार्टिकल का p मोमेंटम किसी समय t पर होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, वो मुझे मोमेंटम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देता है। बोलो बेटा समझ में आया ये? तो बेटा जरूरी नहीं है कि वेव फंक्शन सिर्फ हमेशा पोजीशन का ही आपका फंक्शन रहे। वेव फंक्शन आपका पोजीशन का भी रह सकता है और वेव फंक्शन आपका मोमेंटम का भी रह सकता है। समझे बेटा? अगर पोजीशन का होगा तो वो मुझे पोजीशन प्रोबेबिलिटी देगा, और बेटा अगर वो मोमेंटम का होगा तो वो मोमेंटम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देगा। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया बेटा आपको सभी को? बोलो सर। अब देखिएगा और अगला बात, मैं कुछ टर्म्स लिखवा रहा हूं बेटा जो मतलब पता लगता है। साई से मुझे कुछ नहीं इंफॉर्मेशन पता लगा, लेकिन मुझे इससे पता लग गया, मुझे इससे पता लग गया। और देखते हैं बेटा कुछ टर्म्स, ये क्या बताएगा? साई एक्सटी मोड का स्क्वायर इनटू डीएक्स। देखो बेटा, साई एक्सटी मोड का स्क्वायर क्या था? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी था। बेटा साई एक्सटी डीटी जो मोड का स्क्वायर था, ये क्या था? इतना प्रोबेबिलिटी डेंसिटी था। अगर किसी चीज को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को अगर डीएक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या अकेली प्रोबेबिलिटी नहीं बच गई क्या? बोलो बेटा। अरे डेंसिटी Yes, sir. डेंसिटी क्या होता है? समथिंग डिवाइड बाय द डीएक्स, या समथिंग डिवाइड बाय, अगर मैं कभी एक्स वाई लूंगा तो एरिया, मैं अगर एक्स वाई जेड लूंगा तो नीचे वॉल्यूम, है ना? तो ये मुझे क्या बताता है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ finding the particle in small interval dx, it is the lie between x to x plus dx at time t। कि ये पूरी एक कर्व है, यहाँ ये x पोजीशन है, ये x प्लस dx पोजीशन है, तो ये जो बीच का हिस्सा बच गया ये dx ही तो है। तो इस dx में पाने की कितनी संभावनाएं हैं, वो मुझे साई एक्सटी का मोड का स्क्वायर इनटू dx से देता है। बोलो बेटा समझ में आई ये बात? हाँ जी बोलो। Yes, sir. अगर मैं आपसे ये कह दूं इसका क्या मतलब है? साई
pxt का मोड का स्क्वायर dpx। इन फ्यूचर अगर कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब है द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल in small interval, क्या बेटा, dpx, that is the lie between px to px plus dpx at time t। मतलब मोमेंटम स्पेस के अंदर बेटा सिर्फ ये जो मैंने x और dx बनाया, ये मैंने पोजीशन स्पेस बनाया। दिस इज द पोजीशन स्पेस। जो हम अक्सर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बनाते हैं तो हम पोजीशन स्पेस बनाते हैं, ये मोमेंटम स्पेस है, मोमेंटम स्पेस। मान लो जिनका मोमेंटम px है वो यहां है, जिनका मोमेंटम px प्लस dpx है वो यहां है, तो जो इस इंटरवल में बचे वो बेटा dpx इंटरवल dpx मोमेंटम वाले तो बचे, बताओ। हाँ बेटा, तो वो पार्टिकल जिनका मोमेंटम dpx है उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है वो मुझे कहां से पता लगेगा, साई pxt का मोड का स्क्वायर dpx। क्लियर बेटा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है बताओ। क्लियर है सर। ओके, सो पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और फिर डेंसिटी को अगर आप dx से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को अगर dx से मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्रोबेबिलिटी आपको निकल कर आ जाएगी। अब मैं दूसरा लिंक भेजूंगा, आप यहां तक नोट करो, किसी बच्चे का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। कोई डाउट है?